हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एस के स्टडी अवे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिव मिश्रा और यहां पर आप सभी को लेकर आए हैं हिंदी का तगड़ा वाला सर पेपर, जो कि 24 फरवरी के लिए 24 फरवरी के दिन आपका क्या सर हिंदी का पेपर है ना, है कि नहीं? आप गुरुदेव है तो उसके लिए सर पेपर, ये पूरा पेपर 24 फरवरी वाले जितने बच्चे हैं आप लोग तैयार कर लेना, ठीक ना? एकदम तगड़ा वाला सर पेपर है। हर एक क्वेश्चन आपके पेपर में आया हुआ है। 100 नंबर का पूर्णांक रहेगा। पास होने के लिए 33 नंबर चाहिए। 33 तो आ जाएगा, जो मैं पढ़ा रहा हूँ आ जाएगा, ठीक है। लेकिन हमें 100 में 100 टारगेट करना है। तो सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और 100% फंसने वाले सर ये प्रश्न है 24 फरवरी दिन, याद रखिएगा। 3 घंटे 15 मिनट का आपको समय रहेगा सर। पेपर कोड आपका 302 DN रहेगा। क्या रहेगा? ये आपका पेपर कोड रहने वाला है, ठीक है ना। प्रारंभ के जो 15 मिनट आपको मिलने वाले हैं, ये प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित रहेंगे। और इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं। दोनों खंडों सभी प्रश्नों का उत्तर देना क्या रहेगा? अनिवार्य बोले तो आवश्यक रहेगा। सबसे पहले बेटा क्या रहने वाला है? खंड क रहने वाला है। क्या रहने वाला है? खंड क रहने वाला है। और खंड क में सबसे पहला का यहाँ पे पहला और दूसरा जो रहने वाले हैं आपके बहुविकल्पी रहेंगे। क्या रहेंगे? बहुविकल्पी रहेंगे, ठीक। पहला यहाँ पे है, माधुरी पत्रिका किस युग में प्रकाशित हुई थी? तो याद रखना, छायावादी युग में प्रकाशित हुई थी। माधुरी पत्रिका किस युग में प्रकाशित हुई थी बेटा? छायावादी युग में प्रकाशित हुई थी। अगला प्रश्न है यहाँ पे, शेखर एक जीवनी के लेखक कौन है बेटा? जयशंकर प्रसाद हैं, प्रेमचंद्र है, राम बिनपुरी हैं, आगे हैं। तो शेखर एक जीवनी के लेखक सच्चिदानंद हीरानंद वासयान बोले तो अज्ञे हैं। कौन है बेटा? अज्ञे हैं। अगला ग वाला प्रश्न है यहाँ पे, कफन किस विधा की रचना है? विधा मतलब होता है प्रकार। क्या होता है? प्रकार होता है। तो कफन किस विधा की रचना है? तो कफन एक कहानी है। कफन क्या बेटा? एक कहानी है। क्या है? एक कहानी है। उसके बाद अगला यहाँ पे घ वाला प्रश्न है, क्या है? मैला आंचल उपन्यास। मैला आंचल उपन्यास है, एक आंचलिक उपन्यास है। मैला आंचल एक क्या है बेटा? यह एक आंचलिक उपन्यास है। मैला आंचल क्या है? आंचलिक उपन्यास है। और अगला यहाँ पे नेक्स्ट वाला, अंधा युग रचना के लेखक कौन है? ध्यान देना, अंधा युग रचना है, इसके लेखक कौन है? धर्मवीर भारती है। धर्मवीर भारती जो है अंधा युग रचना के क्या है बेटा? लेखक है। धर्मवीर भारती जो है बेटा अंधा युग के रचनाकार हैं। अगला यहाँ पे दूसरे का रामचरितमानस की रचना किस भाषा में हुई बेटा? अवधी भाषा में हुई थी। रामचरितमानस की रचना किस भाषा में हुई है? तो याद रखना, अवधी भाषा में हुई है। अवधी भाषा में हुई है। अगला यहाँ पे ख वाला प्रश्न है, परमाल परमाल रासु का रचनाकाल है आदिकाल है। परमाल रासु का रचनाकाल क्या है? आदिकाल है। अगला यहाँ पे है आपका प्रश्न, क्या है? छायावाद की रचना नहीं है बेटा। साकेत जो है यह छायावाद की रचना नहीं है। साकेत आपकी छायावाद की रचना नहीं है, यह आप लोग याद रखिएगा। साकेत एक छायावाद की रचना नहीं है। उसके बाद घ वाला प्रश्न है, क्या है? सुमित्रानंद पंत ने नौका विहार कविता की रचना किस स्थान पर रहकर की? तो सुमित्रानंद पंत ने नौका विहार की रचना कालांकर रह के की। कहाँ पर बेटा? कालांकार। कहाँ पर? कालांकार रहकर इन्होंने रचना किया था। किसका? नौका विहार का। तो सुमित्रानंद पंत ने नौका विहार रचना किस स्थान पर रहकर किया था? कालांकार रहकर इन्होंने किया था। उसके बाद अंगा वाला यहाँ पे प्रश्न है, वेदना की प्रतिमूर्ति किस कवित्री ने को कहा जाता है? वेदना की प्रतिमूर्ति किस कवित्री को कहा जाता है बेटा? महादेवी वर्मा को कहा जाता है। महादेवी वर्मा को वेदना की प्रतिमूर्ति किस कवित्री को कहा जाता है? तो कवित्री का नाम क्या बेटा? वो है यहाँ पे महादेवी वर्मा है। उसके बाद यहाँ पे आपका तीसरा नंबर वाला प्रश्न है। क्या है तीसरा नंबर वाला प्रश्न? ध्यान देना कि दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपका 10 नंबर का रहेगा। यहाँ पे 2 गद्यांश रहने वाले हैं, दोनों गद्यांश आप लोग सॉल्व कर लेना, ठीक। यहाँ जो मैं आपको गद्यांश करा रहा हूँ बेटा, सॉल्व कर लो सभी ये। क्या यहाँ पे? जन का प्रवाह अनंत होता है, सहस्त्रों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन ने तदात्म प्राप्त किया है। जब तक सूर्य की रश्मियां नित्य प्रातः काल भुवन को अमृत से भर देती हैं, तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी क्या है? अमर है। और इतिहास के अनेक उतार चढ़ाव पार करने के बाद भी राष्ट्र निवासी जन नई उठती लहरों से आगे बढ़ने के लिए क्या बेटा? अजर और अमर है। क्या है? अजर और क्या है? अमर है। आगे लिखेंगे, जन का संततवाह है जीवन। जन का संततवाह है जीवन नदी के प्रवाह की तरह है, जिसमें कर्म और श्रम के द्वारा उत्थान के अनेक घाटों का निर्माण करना होता है। सबसे पहला प्रश्न है, जन का प्रवाह किस तरह होता है? जन का प्रवाह किस तरह होता है? तो देखना यहाँ पे प्रश्न क्या है, जन का प्रवाह किस तरह होता है? तो जन का प्रवाह अनंत होता है। ऐसे आपको ढूंढ के आंसर दे देना है। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे क्या है? पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम लिखिए। पाठ का शीर्षक में क्या लिखना रहता है? कुछ भी नहीं करना होता, आपको पाठ का नाम लिखना रहेगा। पाठ का नाम लिखना रहेगा, यानी शीर्षक मतलब पाठ का नाम। कैसे लिखेंगे? जैसे यहाँ पे जन शब्द आपको दिखाई दिया,
भूम शब्द दिखाई दिया, माता शब्द दिखाई दे, ठीक? तो ये आपके राष्ट्र के स्वरूप से लिया गया है, ये तो हो गया। लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट आपको दिखा राष्ट्र, अगर आपको राष्ट्र शब्द ही दिखे, तो कहाँ से सीधा बता दीजिए बेटा? राष्ट्र के स्वरूप से लिया गया है, राष्ट्र के स्वरूप से लिया गया है। और रावा, राष्ट्र के स्वरूप के लेखक कौन है? वासुदेव सरगर्वाल। कौन है बेटा? वासुदेव सरगर्वाल है। कौन है यहाँ पे? वासुदेव सरगर्वाल है। बोले तो पाठ का शीर्षक क्या है? राष्ट्र का स्वरूप। क्या है? राष्ट्र का स्वरूप है। लेखक का नाम क्या है? वासुदेव, वासुदेव शरण अग्रवाल है। क्या है? अग्रवाल है। वासुदेव शरण वासुदेव शरण क्या है बेटा? अग्रवाल है। फिर रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश कहाँ से कहाँ तक है बेटा? ये जो जन का प्रवाह अनंत होता है, आप इसी को एक्सप्लेन कर देना बस, और आपको कुछ भी नहीं करना है। वो क्या हो जाएगा? रेखांकित अंश की व्याख्या हो जाएगा। रेखांकित अंश की क्या हो जाएगा बेटा? व्याख्या हो जाएगा, ठीक। उसके बाद यहाँ पे अगला, कि सूर्य की रश्मियों का प्रभाव पड़ता है। सूर्य की रश्मियों का क्या प्रभाव पड़ता है? सूर्य की रश्मियों का क्या प्रभाव पड़ता है? तो आपको यहाँ लिख देना है, सूर्य की रश्मियों का नित्य प्रातःकाल भुवन को अमृत से भर देती हैं, तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन क्या है? अमर है। यानी सूर्य की रश्मियों का क्या प्रभाव पड़ता है? सूर्य की रश्मियों से ही जन का जीवन क्या होता है बेटा? अमर होता है। क्या होता है? अजर अमर है, ठीक। अगला यहाँ पे प्रश्न है आपका, क्या है? राष्ट्रीय जन ने किसके साथ तदात्म स्थापित किया है? राष्ट्रीय जन ने किसके साथ तदात्म स्थापित किया है? तो राष्ट्रीय जन ने किसके साथ तदात्म स्थापित किया है? तो यहाँ देखिए, राष्ट्रीय जन ने तदात्म स्थापित किया है, तदात्म प्राप्त किया है। कब? सहस्त्रों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन ने तदात्म प्राप्त किया है। क्या प्राप्त किया बेटा? तदात्म प्राप्त किया है, ठीक। अथवा में वो नहीं आ रहा तो आप ये कर सकते हो, क्या कर सकते हो यहाँ पे? क्या कर सकते हैं यहाँ पे? ये वाला, रमणीयता और नित्य नूतनता अन्योन्याश्रित है। रमणीयता के अभाव में कोई भी चीज मान्य नहीं होती। नित्य नूतनता किसी भी सर्जक की मौलिक उपलब्धि की प्रामाणिकता सूचित करती है, और उसकी अनुपस्थिति में भी कोई चीज वस्तुतः जनता व समाज के द्वारा स्वीकार नहीं होती। सड़ी गली मान्यताओं से जकड़ा हुआ समाज जैसे आगे बढ़ नहीं पाता, वैसे ही पुरानी रीतियों और शैलियों की परंपरा लीक पर चलने वाली भाषा भी जन चेतना को गति देने प्रायः असमर्थ रह ही जाती है, ठीक। तो ये अपना रहने वाला है। और इसके बाद यहाँ पे 5 प्रश्न है, आप कर लेना। गद्यांश के पाठ का लेखक का नाम, रेखांकित अंश की व्याख्या, क्या की चीजें अन्योन्याश्रित नहीं है, नित्य न्यूनतमता क्या सूचित करती है, रमणीयता और परंपरागत शब्दों का अर्थ लिखिए। पूरा सॉल्व कर लेना है। जितना ज्यादा कमेंट करेंगे, अगर डिमांड करते हैं, हम जल्द ही इसको सॉल्व करा देंगे, ठीक। कोई इशू नहीं होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे पद्यांश है। पद्यांश देखिए कितना बेटा, 10 नंबर का आएगा पद्यांश, तैयार कर लेना। क्या है पद्यांश यहाँ पे? मुझे फूल मत मारो, मैं अबला बाला वियोगिनी, कुछ तो दया विचारो, होकर मधु के मीत मदन, पट तुम कटु गरल नगारो, मुझे विकलता तुम्हें विफलता, ठहरो श्रम परिहारो, नहीं भोगनी यह मैं कोई, जो तुम जाल पसारो, बल हो तो सिंदूर बिंदु यह हर नेत्र निहारो, रूप दर्प कंदर्प तुम्हें तो मेरे पति परवारो, लो यह मेरा चरण धूलि उत रथ के सिर पर धारो, ठीक। उसके बाद यहाँ पे 5 प्रश्न है। उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक रचयिता का नाम लिखिए। उर्मिला के शिव का तीसरा नेत्र किसे बताया? इस पद्यांश में किस ऋतु का वर्णन है, और यह पद्यांश किस ग्रंथ से उद्धृत है, और रेखांकित पंक्ति की आपको व्याख्या करना है, ठीक। अथवा में वो नहीं आ रहा तो आप ये कर सकते हो। अथवा में क्या है? यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे है आपका अथवा में क्या है? सावधान मनुष्य, यदि विज्ञान है तलवार, तो उसे फेंक तजकर मोह स्मृति के पार, हो चुका है सिद्धंतु शिशु अभी अज्ञान, फूल काटो कि तुझे कुछ भी नहीं पहचान, खेल सकता तू नहीं ले हाथ में तलवार, काट लेगा अंग तीखी है बड़ी यह धार, ठीक। तो यहाँ पे आपके पूरा दिया गया है, और यहाँ पे 5 प्रश्न है। पाठ का शीर्षक, कवि का नाम लिखिए, विज्ञान को तलवार क्यों कहा गया, कवि ने वैज्ञानिक युग के मानव को क्या चेतना दी है, और मनुष्य को अज्ञान शिशु क्यों कहा गया है, और रेखांकित पंक्ति की आपको व्याख्या करना रहेगा, मतलब उसका हिंदी करना रहेगा, ठीक। फिर यहाँ पे आपका 5 का क है, क्या है? लेखक का साहित्यिक परिचय लिखने के लिए आएगा। निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। अधिकतम आपको 80 शब्द में देना है। आचार्य प्रसाद द्विवेदी हैं, हरिशंकर परसाई हैं, और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है यहाँ पे, ठीक। उसके बाद यहाँ पे आपका ख वाला है, यहाँ पे क्या है? कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख आपको कृतियों का उल्लेख करना है। 80 शब्दों में है यहाँ पे। कौन कौन है बेटा? यहाँ पे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध है, जयशंकर प्रसाद है, और कौन यहाँ पे? अज्ञेय जी हैं। उसके बाद यहाँ पे छठा वाला आपका है, कहानी आएगा। क्या आएगा यहाँ पे?
लाठी कहानी कथा वस्तु का सार लिखे अधिकतम 80 शब्दों में, अथवा में द्वयात्रा कहानी का उद्देश्य लिखकर आपको लिखना है, 80 शब्दों में आंसर करना है, ठीक। उसके बाद यहाँ पे 7वां है बेटा स्वपठित खंड काव्य है। क्या है? स्वपठित खंड काव्य है। आपको किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर देना है, अधिकतम आपको 80 शब्दों में लिखना है। पहला यहाँ पे मुक्त यज्ञ खंड काव्य का कथानक संक्षेप में लिखिए, अथवा आप पेपर में लिख सकते हैं मुक्त यज्ञ खंड काव्य के प्रमुख पात्र की चारित्रिक विशेषताओं पर प्रकाश डालो, ठीक। सेकंड वाला है सत्य की जीत खंड काव्य के आधार पर द्रौपदी का चारित्रिक चित्रण कीजिए, अथवा सत्य की जीत खंड काव्य की कथा वस्तु लिखिए। फिर वहां पे है रश्मि रति खंड काव्य के आधार पर कर्ण की चारित्रिक विशेषताएं लिखिए, अथवा रश्मि रति खंड काव्य की कथा वस्तु संक्षेप में लिखिए। उसके बाद यहाँ पे चौथा वाला है आलोक वृत्त की कथा वस्तु का सार लिखिए, अथवा आलोक वृत्त खंड काव्य के आधार पर गांधी जी की चारित्रिक विशेषताएं आपको लिखना रहेगा। ओके, फिर यहाँ पे त्यागपति खंड काव्य की कथानक संक्षेप में लिखिए, अथवा त्यागपति खंड काव्य के आधार पर हर्षवर्धन का चारित्रिक चित्रण कीजिए। फिर आगे यहाँ पे श्रवण कुमार खंड काव्य का कथानायक संक्षेप में लिखिए, अथवा पेपर में देगा श्रवण कुमार खंड काव्य के आधार पर श्रवण कुमार की चारित्रिक विशेषताएं आपको लिखना रहेगा। ओके, फिर उसके बाद यहाँ पे आपका खंडखर रहने वाला है। जो खंडखर रहेगा ये आपका 50 अंकों का रहेगा। सबसे पहले संस्कृत का गद्यांश रहेगा, तो कर लेना यार, कुछ नहीं, संदर्भ से हिंदी अनुवाद करना रहेगा। ये बेटा संस्कृत का गद्यांश दो रहेंगे, दोनों में से कोई एक करना रहेगा, टिक लगा लीजिए, इसको कर लेना, ठीक ना। संस्कृत साहित्य से लेकर कहाँ तक है? 4 तक है। अथ जिसका 24 फरवरी पेपर है, मान लीजिए आपने क्वेश्चन बैंक नहीं लिया, तो मैंने महाभारत बैच दिया है आप सभी के लिए मात्र 100 रुपए में, जो आपके पेपर में बेटा वहाँ पे 7 सेट दिए हैं। 7 घंटे में एक पेपर आप मतलब 7 घंटे में 7 सेट कवर करके चले जाइएगा, काम खत्म, और पूरा पेपर भी आपको सॉल्व विथ पीडीएफ और उसका वीडियो मिल जाएगा। ज्वाइन करने के लिए लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जाइए गूगल प्ले स्टोर से एस केमिस्ट्री एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, ठीक। कर लीजिएगा यहाँ पे, अथवा में वो नहीं आ रहा तो आप ये कर सकते हैं। अतीते प्रथम कल्पे जना से लेकर कहाँ तक? नास्ति तक है। उसके बाद श्लोक आएगा, श्लोक क्या है यहाँ पे? जल बिंदु निपातेन क्रमशः लेकर क्या है? धनस्य च तक है। अथवा में वो नहीं आ रहा तो ये कर सकते हैं, कामान से लेकर कहाँ तक बेटा? यहाँ पे वाच माहुत तक है, ठीक ना। उसके बाद आपका लोकोक्तिया मुहावरे आएगा, मुंह फुलाना, हाथ पीले करना मतलब शादी करना, रिपीटेड है यार, रिपीटेड, हाँ। दाल में काला होना, कुछ ना कुछ गड़बड़ होना, सावन हरे न भादो सी के बार बार रिपीटेड है, तो इसमें कुछ भी नहीं है, आप कर लोगे। उसके बाद अपठित गद्यांश आएगा, मैं आपको इसका तरीका बता ही दिया हूँ, मैं फिर से बता दूंगा। कहेंगे तो इच्छाएं नाना है और नाना विधि है, और वे उसे प्रवृत्ति रखती हैं, उस प्रवृत्ति से वह रह रह कर थक जाता है और निवृत्त रह चाहता है। यह प्रवृत्ति और का चक्र उसको द्वंद्व से थका मारता है, और इस संसार को अभी भी राग भाव से वह चाहता है कि अगले क्षण उतने ही भाव विराग से वह उसका विनाश चाहता है। वह उसका क्या चाहता है बेटा? विनाश चाहता है। पर राग द्वेष की वासनाओं से अंत में झुंझुलाहट और छटपटाहट ही हाथ लगत है। उसके बाद यहाँ पे है प्रवृत्ति निवृत्ति के चक्र में फंसा हुआ मनुष्य क्यों रुक जाता है? तो प्रवृत्ति और निवृत्ति में थक कर क्यों रुक जाता है? क्योंकि उसे द्वंद्व मारकर थका देता है। देखिए, यह प्रवृत्ति और निवृत्ति का चक्र उसको द्वंद्व से थका मारता है, इसीलिए वो कुछ भी नहीं कर पाता, ठीक। ऐसे-ऐसे बना-बना के लिख देंगे। उसके बाद प्रेम और ईर्ष्या वासनाओं में पड़कर मनुष्य की स्थिति कैसी हो जाती है? रेखांकित अंश की आशय लिखिए, मतलब आपको स्पष्ट करना रहेगा। उसके बाद यहाँ पे निम्नलिखित शब्दों का अर्थ लिख रहे हैं, वसन और व्यसन। वसन मतलब वस्त्र होता है और आदत होती है। मैंने आज ही लाइव क्लास में कल ही इसको रात में करवा दिया था। डेली आपको 8:30 बजे लाइव क्लास मिलती है हिंदी की, आप लोग जरूर ज्वाइन किया करिए, ठीक। उसके बाद अगला यहाँ पे अन्न और अन्न, अन्न मतलब अनाज, अन्य मतलब दूसरा। निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के दो अर्थ लिखना है, चपला, जीवन और शिव। उसके बाद यहाँ पे है निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करके लिखिए। जो शिक्षा देता है शिक्षक, और जो सब कुछ जानता हो उसे सर्वज्ञ कहते हैं, ठीक। उसके बाद है निम्नलिखित में से दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है। मैं भोजन कर लिया हूँ, मेरा बड़ा भाई आ रहा है, मैं कलम के साथ लिखता हूँ, सूर्य पूरब में निकलता है। उसके बाद आपका रस छंद अलंकार आएगा, संयोग रस और कौन रस का लक्षण सहित उदाहरण लिखिए, और यमक अथवा रूपक अलंकार का परिभाषा लिखिए। ये दोनों मैंने जितने भी रस और अलंकार हैं मैंने बेटा आपको करा दिया है, प्लेलिस्ट मिल जाएगा यूट्यूब पे, आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक। उसके बाद दोहा छंद और चौठा छंद का लक्षण से उदाहरण लिखिए, पेपर में खूब आएगा 24 फरवरी, ध्यान देना, रट के जाना। उसके बाद आपका पत्र लेखन आएगा, अपने गांव अथवा शहर में सफाई हेतु उचित अधिकारी को पत्र लिखिए, अथवा विद्यालय में अनुशासन व्यवस्था बनाए रखने हेतु प्रधानाचार्य को एक पत्र आपको लिखना रहेगा। उसके बाद आपका ये निबंध लिखने के लिए आएगा, जैसे यहाँ पे पर्यावरण असंतुलित और मानव जीवनों पर प्रभाव यानी पर्यावरण पर, बेरोजगारी समस्या और समाधान, नई शिक्षण व्यवस्था में कंप्यूटर की उपयोगिता, साहित्य समाज का पथ प्रदर्शक है यानी साहित्य समाज का दर्पण होता है, महिला सशक्तिकरण का समाज के विकास पर प्रभाव, वर्तमान भारतीय राजनीति की दिशा और दशा। तो ये 24 फरवरी में छपने वाला गेस्ट पेपर बेटा ये तैयार करके जाना, ठीक ना। इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल
एसटीएम स्टडी पर अपडेट करवा दूँगा, जाके वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जितने भी छात्र-छात्राएँ हैं, वहाँ से इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया है और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय-बाय।